हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष राठौर और आज का हमारा टॉपिक है सी वैल्यू पैराडॉक्स। सी वैल्यू पैराडॉक्स एमएससी सेकेंड सेमेस्टर के मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सेकेंड यूनिट का टॉपिक है और इस टॉपिक का स्टडी हम निम्न पॉइंट के बेसिस से करेंगे। तो आइए देखते हैं कि सी वैल्यू पैराडॉक्स होता क्या है। तो सबसे पहले हम सी वैल्यू पढ़ने से पहले, सी वैल्यू पैराडॉक्स का स्टडी करने से पहले थोड़ा सा सी वैल्यू के बारे में जान लेते हैं कि सी वैल्यू होता क्या है। सी वैल्यू की अगर बात करें तो किसी भी सेल्स में प्रेजेंट टोटल डीएनए का अमाउंट होता है। किसी भी सेल्स में पाए जाने वाले टोटल डीएनए का जो अमाउंट होता है उसे सी वैल्यू से डिनोट करते हैं। या फिर सिंपल वर्ड में कहें तो किसी भी सेल में जितने भी डीएनए प्रेजेंट होती है उसे सी वैल्यू के बेस पर रिप्रेजेंट करते हैं। सी वैल्यू में डीएनए के बेस पेयर के फॉर्म पर इसको एक्सप्रेस किया जाता है। सी वैल्यू में जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की साइज बढ़ते जाती है वैसे वैसे जीनोम डीएनए का भी अमाउंट बढ़ते जाता है। अब बात करेंगे हम सी वैल्यू की पैराडॉक्स की। सी वैल्यू पैराडॉक्स ये सी वैल्यू का जस्ट अपोजिट होता है। 1970 में एक न्यू टर्म द्वारा आया गया था। साइंटिस्ट ने बताया था कि जो सी वैल्यू का डेवलप फॉर्म होता है वही सी वैल्यू पैराडॉक्स कहलाता है। सी वैल्यू में बहुत सारी कमियां थी जो एक्चुअल चीज़ों को नहीं बताती थी और कुछ वर्कर्स के द्वारा इसको सही माना भी नहीं गया था। इस वजह से सी वैल्यू पैराडॉक्स दिया गया। सी वैल्यू पैराडॉक्स में जीनोम की साइज सेल्स की कॉम्प्लेक्सिटी से कोई मतलब नहीं रखता। जैसे कि सी वैल्यू में होता था कि जो ऑर्गेनिज्म की जितनी कॉम्प्लेक्स होते जाता था डीएनए अमाउंट भी उतना ज़्यादा होते जाता था। स्मॉलर ऑर्गेनिज्म में डीएनए की कंटेंट कम होगा, लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होते जाएगा जीनोम की जो डीएनए होता है उसका कंटेंट बढ़ते जाएगा। परंतु सी वैल्यू पैराडॉक्स में ऐसा नहीं होता। सी वैल्यू पैराडॉक्स में दोनों कॉम्प्लेक्स और स्मॉलर दोनों में का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि सी वैल्यू का ये अपोजिट फॉर्म है और इसीलिए इसे सी वैल्यू पैराडॉक्स कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सी वैल्यू जो पैराडॉक्स होता है उस सी वैल्यू पैराडॉक्स का अध्ययन करने से पहले हमको पूरे इस सी वैल्यू होता क्या है, इस सी वैल्यू के बारे में थोड़ा सा जान लेना है और इसको जानने के बाद ही हम सी वैल्यू पैराडॉक्स के बारे में अध्ययन स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सी वैल्यू, जैसे कि इंट्रोडक्शन में हम पढ़े थे कि सी वैल्यू किसी भी सेल के में जो प्रेजेंट टोटल डीएनए होता है उसका अमाउंट होता है, या फिर किसी भी सेल में जितनी भी डीएनए प्रेजेंट होती है उसे सी वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम बात करें सी वैल्यू की एग्जांपल की तो सबसे पहले एल्गी, माइकोप्लाज्मा, नेमाटोड्स, हाउसफ्लाई, ड्रोसोफिला। एल्गी में 6.6 इंटू 10⁵ बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे 1.0 मल्टीप्लाई 10⁶ माइकोप्लाज्मा का होता है बेस पेयर, और इसी प्रकार नेमाटोड्स, हाउसफ्लाई और ड्रोसोफिला का भी पाया जाता है। पहले सी वैल्यू, अच्छा एक चीज़ और हम देख लेते हैं कि जो सी वैल्यू जो होता है उसमें जीनोम का जो कंटेंट होता है और जीनोम का जो टोटल अमाउंट होता है उसको हम बेस पेयर के माध्यम से स्टडी करते हैं। डीएनए में बेस पेयर पाए जाते हैं। जैसे कि बेस पेयर में अगर हम न्यूक्लियोटाइड्स की बात करें, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये सब डीएनए में पाए जाते हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं हम सी वैल्यू के बारे में
थोड़ा सा और जान लेते हैं। सबसे पहले जो सी वैल्यू था उसको लेकर कुछ वर्कर्स थे जो उस समय सी वैल्यू के ऊपर कायम कर रहे थे। उनका यह कॉन्सेप्ट था, जैसे ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जाती थी, जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जाती थी, वैसे वैसे जीनोम में सी वैल्यू का अमाउंट भी बढ़ते जाता था। सिंपलर से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की तरफ, तथा उन वर्कर्स ने यह भी कहा कि जीनोम के साइज और ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी में रेखीय रिलेशनशिप होता है, लाइनर रिलेशनशिप होता है। जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म और बढ़ते जाता है, जीनोम साइज भी बढ़ते जाती है। जैसे जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते जाता है, उसकी जीनोम की अमाउंट्स बढ़ती जाती है। यहाँ पे सिंपलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसमें एल्गी, फंगी, बैक्टीरिया ये सब आ सकते हैं। और वही हम बात करें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की, तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में आ जाएंगे मैमल्स, रेप्टाइल्स लाइक ह्यूमन, ये सब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में आ जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे सी वैल्यू में ये कहा गया है कि स्मॉलर से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की तरफ जीनोम का अमाउंट एक रेखीय क्रम में बढ़ते जाता है। तो जैसे जैसे अब एल्गी छोटा है, फंगी छोटा है, बैक्टीरिया छोटा है, वायरस छोटा है, तो इनके जीनोम का जो डीएनए कंटेंट है ये छोटा रहेगा। लेकिन उसी तरह से हम बात करें अगर रेप्टाइल की, लाइक ह्यूमन की, मैमल्स की, तो उनकी आकार बड़ी होती है, और आकार बड़ी होती है और वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होने के कारण उनमें जीनोम का क्वांटिटी भी ज़्यादा होगा। यहाँ पे दोनों के मध्य में एक ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ को हम देखते हैं। एक तरफ शो कर दिए हैं ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्सिटी को, और एक तरफ कर दिए हैं जीनोम साइज को। इस ग्राफ में दिया गया है कि जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जाती है और वैसे वैसे जीनोम में प्रेजेंट डीएनए का संख्या वो भी बढ़ते जाता है। तो यहाँ पे दोनों के बीच एक ग्राफ दिया गया है जिसे सी वैल्यू ग्राफ कहते हैं। तो इसमें जो ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे हाइज होती जा रही है, उसी प्रकार जीनोम का अमाउंट भी धीरे 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 बढ़ते जा रहा है। परंतु वर्कर्स के द्वारा ये जो ग्राफ था, इस ग्राफ को सही नहीं दिया गया, और उन्होंने बताया कि ये ग्राफ सही नहीं है और इस तरीके से नहीं हो पाता। उसके बाद हम बात करते हैं हिस्ट्री की, सी वैल्यू पैराडॉक्स की हिस्ट्री की। तो इसे सी ए थॉमस नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1971 में दिया था, तथा उन्होंने बताया था कि सी वैल्यू पैराडॉक्स अपोजिट होता है सी वैल्यू का, तथा उन्होंने इसके बारे में पूरी जानकारी दी। और एक छोटा सा और हम बात करते हैं, और यह सी वैल्यू पैराडॉक्स फ्यूचर में सी वैल्यू इनिग्मा के नाम से जाना जाता है। सी वैल्यू इनिग्मा के रूप में यूज होता है। फ्यूचर में सी वैल्यू पैराडॉक्स की जगह में इसका यूज किया जा रहा है। अब हम स्टडी करेंगे सी वैल्यू पैराडॉक्स की। यह सी वैल्यू का ऑपोजिट होता है। इसमें जीनोम तथा कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्गेनिज्म का कॉम्प्लेक्सिटी एक दूसरे से कोई रिलेटेड नहीं होता। सी वैल्यू में जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म स्मॉलर से कॉम्प्लेक्स होते जाता है, तो उनके मध्य एक लाइनर रिलेशनशिप होता है। वैसे इसमें बिल्कुल भी नहीं होता, इसमें किसी भी प्रकार का रिलेशनशिप नहीं होता। न इसमें यह भी नहीं होता कि जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, तो उसके जीनोम की क्वांटिटी भी बढ़ते जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये सी वैल्यू में होता है, और सी वैल्यू का इसका जस्ट अपोजिट होता है, इसीलिए इसे सी वैल्यू पैराडॉक्स कहते हैं। क्योंकि इसमें अगर हम बात करते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं सी वैल्यू पैराडॉक्स की, तो इसके एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसके 3 एग्जांपल हैं।
पहले एग्जाम्पल के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। पहला है हाउस फ्लाई और ड्रोसोफिला। यहाँ पे जो हाउस फ्लाई होता है उसका बेस पेयर 8.6 इंटू 10⁸ और यहाँ ड्रोसोफिला उसका 1.4 इंटू 10⁸ बेस पेयर, जबकि दोनों सेम ग्रुप हैं और दोनों के बेस पेयर में इतना डिफरेंस है। तो ये सी वैल्यू पैराडॉक्स का है। उसके बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल सेकेंड में हम सैलेमेंडर के स्पीसीज़ का एनालिसिस करते हैं, जिसमें पिथेडॉन रिचमंडी जो सैलेमेंडर जो होता है उसका बेस पेयर हाई होता है, ज़्यादा होता है। और वही हम बात करें सैलेमेंडर की दूसरा स्पीसीज़, उसका बेस पेयर कम होता है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल तीसरा का। एग्जाम्पल तीसरा में सैलेमेंडर में जो सैलेमेंडर होता है जो कि एक लोअर ऑर्गेनिज्म है, उसमें 40 टाइम ज़्यादा डीएनए का सीक्वेंसेस होता है। और वही जो मानव होता है उसका अगर इस सैलेमेंडर से तुलना करें तो वो कम होता है। सैलेमेंडर का 40 टाइम ज़्यादा होता है ह्यूमन की तुलना में, जहाँ पे सैलेमेंडर एक लोअर ऑर्गेनिज्म है और जो ह्यूमन है वो हाइजर ऑर्गेनिज्म है। वही अब हम बात करते हैं ये इस ग्राफ के बेसिस से, इस ग्राफ के माध्यम से जो सी वैल्यू पैराडॉक्स है उसका हम एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोअर ऑर्गेनिज्म से हाइजर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म तक दिया गया है। यहाँ पे वायरस, बैक्टीरिया, एल्गी, फंगी, एनेलिडा, इंसेक्टा, इकाइनोडर्मेटा, फिश, एम्फीबिया, बर्ड, रेप्टाइल, मैमल्स, एंजियोस्पर्म, यहाँ तक पूरा दिया हुआ है। और इसमें जो बैक्टीरिया है, जो वायरस है, उसका जीनोम साइज छोटा है परंतु जीनोम ज़्यादा है। वही हम बात करते हैं एनेलिडा की, जो कि एक हाइजर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। उसका जीनोम का क्वांटिटी कम है लेकिन उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है, लेकिन जीनोम की जो क्वांटिटी है, डीएनए का जो क्वांटिटी है वो कम है। तो इससे ये ज्ञात हो जाता है कि जो सी वैल्यू में होता था कि जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जाती है स्मॉलर से कॉम्प्लेक्स तक, तो एक रेखीय वृद्धि होती थी। जीनोम का साइज बढ़ते जाता था, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स होते जाता था, जितना बड़ा जीव होगा उतनी ज़्यादा अमाउंट में उसकी डीएनए की क्वांटिटी होगी। लेकिन पैराडॉक्स के इस ग्राफ से हमको यह ज्ञात हो जाता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर जीव छोटा है तब भी उसमें जीनोम उतना ही होगा, और अगर बड़ा है, कोई भी सेल्स, कोई भी जीनोम अगर बड़ा है, कोई भी जीव अगर कॉम्प्लेक्स है, तब भी उसमें जीनोम की मात्रा उतनी ही होगी, इक्वल होगी। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन उनके बीच में जैसा सी वैल्यू जैसा रिलेशन होता है वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और यही विरोधाभास है सी वैल्यू का और सी वैल्यू पैराडॉक्स में, और इसीलिए इसे सी वैल्यू पैराडॉक्स कहा गया। यहाँ पे एक डायग्राम और दिया गया है। यहाँ पे देखते हैं जो माइकोप्लाज्मा है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, मोल्स, वार्म, मोलस्का, इंसेक्ट, ये सभी जो एक स्मॉलर से हाइजर की तरफ हैं। और यहाँ पे जो ब्लू कलर में जो दिया गया है ग्राफ में, वो जीनोम की संख्या है, टोटल जीनोम की संख्या। अब जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है वैसे वैसे सी वैल्यू में बढ़ता जाता था, लेकिन सी वैल्यू पैराडॉक्स में जो जीनोम की क्वांटिटी है कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी इक्वल, इस तरीके से पूरा डिस्ट्रीब्यूट होते जाती है, और यही सी वैल्यू पैराडॉक्स कहलाता है। अब हम बात करते हैं सी वैल्यू पैराडॉक्स के रीज़न का, कि आखिरकार सी वैल्यू पैराडॉक्स का होता क्या, होता क्यों हो, ऐसा क्यों होता है। सी वैल्यू पैराडॉक्स में जो रिपीटेड डीएनए है, बहुत सारे सेल्स में ऐसा नॉन कोडिंग कोडिंग जो रीजन होता है जिसमें कोडिंग
नॉन कोडिंग की संख्या ज़्यादा होती है, जिसके कारण डीएनए रिपीटेड हो जाता है, जो डीएनए बार बार वहीं पे रिपीट होते जाता है। इसके लिए सी वैल्यू पैराडॉक्स रिलेटेड है और इसका सबसे बड़ा रीज़न है सी वैल्यू पैराडॉक्स का। वही हम बात करें जो डीएनए का कंटेंट होता है, किसी भी इस मालर की बात करें या फिर हाइजर की बात करें, तो उसमें डीएनए का जो कंटेंट है, जो डीएनए कितनी अमाउंट में है, उसका एनालिसिस के लिए सी वैल्यू पैराडॉक्स का स्टडी किया जाता है। इसी प्रकार से हमारा जो सी वैल्यू पैराडॉक्स है वो कंप्लीट होता है।